तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो एक और बहुत ही बदतमीज़ चैनल है इस्लाम अवेकनिंग, तो मुझे उसका वीडियो नहीं मिला, लेकिन उसने अपने पास्ट में कुछ वीडियोस बनाया था, ठीक है। तो उसने अपने पास्ट में कुछ वीडियोस बनाया था, ठीक है। तो उसने जो वीडियोस बनाया था उसमें उसने ये आक्षेप लगाया कि मनुस्मृति, और भी लोग आक्षेप लगाते, वो ये दिखाते कि मनुस्मृति 9.15 इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इवन द्रो केयरफुली गार्डेड दे इंज्योर्ड देयर हस्बैंड ऑन द अकाउंट ऑफ पैशन फॉर मेन्स एंड फिकल माइंडेडनेस एंड ऑफ इनेट वांड ऑफ टेंडरनेस। तो 9, 15, 16, 17, 18 दिखाते, ये दिखाएंगे, बोलेंगे स्त्रियों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर वो 9, 16 दिखाते हैं, 9, 16 में ऐसा बताते कि नोइंग दिस डिपोजिशन टू बी इनेट इन देम फ्रॉम द वेरी creation of the Lord, the man should make the highest effort to guide them। ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोग स्टार्टिंग से ही ऐसी होती है, तो इसलिए मैन को हाईएस्ट एफोर्ट करना चाहिए उनको गार्ड करने के लिए, ठीक है। तो वो ये सब वर्सेस दिखाते हैं। फिर इसलिए इस्लाम अवेकनिंग भी एक चैनल है जो बहुत ही बच्चे पिंग करता है। अब देखिए, फॉर अ वुमेन देयर इज नो डीलिंग विद सैक्रेड टेक्स्ट such as the rule of the law that fact destitute of organ and devoid of sacred women are false। तो ऐसा ऐसा बात वो लोग दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर वो ये सब दिखाते हैं, 15, 16, 17, 18 दिखाते हैं, ठीक है। वो 9, 15, 16, 17, 18 श्लोक दिखाते हैं मनुस्मृति का। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये टॉपिक जो है, ये मैं टॉपिक पूरा पढ़ता। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये 9th का है, तो सबसे पहला ही हस्बैंड एंड वाइफ का है, ठीक है। ये हस्बैंड एंड वाइफ का है, तो मैं 9.1 से ही पढ़ता हूँ, ठीक है। लोग 15, 16, 17, 18 जितने भी नवपौध हैं या मुस्लिम हैं, तो वो ये आक्षेप ऐसे लगाते हैं अपना, जैसे स्पेशली मुस्लिम लोग बहुत चेरी पिकिंग करते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ 9.1 से पढ़ना शुरू करता हूँ, क्या लिखा हुआ है मनुस्मृति मेधातिथि कमेंट्री में। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको पढ़ता हूँ कि पुरुषस्य स्त्रियश्चैव धर्मवर्तमणि तिष्ठतौ संयोगे विप्रयोगे च धर्मं वक्ष्यामि शाश्वतान्। तो हम पूरा पढ़ते हैं 9.1 से 26 से, जो पूरा टॉपिक है हस्बैंड एंड वाइफ का। I shall now expand the eternal duties of men and women who keep to the righteous path during the union and separation। तो फिर हम इस पे हम कमेंट्री पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है मेरा दीदी आचार्य का। देखिए, अब इनका पाखंड का कैसे पोल खुलता है, देखिएगा इनका पाखंड कैसे फैलाते हैं। ये लोग क्या करता है, मैं आपको इस्लाम अवेकनिंग का चोरपंथी अब दिखाऊंगा कैसे चोरी करता है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, इन द कोर्स ऑफ इनंसिएशन का मतलब मैं अगर बता देना चाहता हूँ कि इनंसिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं इनंसिएशन का मतलब बता देना चाहता हूँ कि ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, मैं भी अच्छे से समझा पाऊँ, आप भी अच्छे से समझे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत भारी इंग्लिश का वर्ड्स भी यूज़ किया गया, मुझे भी जब मैं भी पढ़ा था तो मुझे भी काफ़ी पढ़ने में दिक्कत हुआ था। तो मैं इसका मतलब दिखाता हूँ कि इनंसिएशन का मतलब क्या है। ये पाखंड फैला देते हैं लोग। इनंसिएशन का मतलब देखते क्या है, इन द वे यू प्रोनाउंस और आर्टिकुलेट वर्ड्स, द क्लियर विथ क्लियर मेक्स एवरी सिलेबल ईजी टू हियर। मतलब अच्छे तरीके से द वे यू प्रोनाउंस और आर्टिकुलेट वर्ड्स, ठीक है। तो बोलने का जो तरीका है, वर्तनी इन कोर्स ऑफ enunciation of heads of dispute after adultery comes the determining the duties of the husband and wife, it is therefore that is now going to fourth set of। इससे पहले head of dispute, इससे पहले head of dispute, adultery टॉपिक्स थे। अब यहाँ पे डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज़ ऑफ हस्बैंड एंड वुमेन का टॉपिक्स है। तो इनके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था, इनंसिएशन था। तब जो अभी नया टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ड्यूटीज़ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ का,
इट इज़ देयर फॉर दैट इज़ नाउ गोइंग टू बी सेट फोर्थ, मतलब अब ये बताया जाएगा, है ना, सेट किया जाएगा सब रूल्स को। व्हेन द हस्बैंड इज़ वेरी मच हैरेस्ड बाय हिज वाइफ और वाइफ इज़ वेरी मच परसिक्यूटेड बाय हस्बैंड, द डिस्प्यूट इज़ टू बी ब्रॉट अप बिफोर द किंग। ठीक है, परसिक्यूटेड का भी मतलब देख लेगा। ठीक है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन सोचा कि चैट जीपीटी से करूँ, लेकिन मैं चैट जीपीटी से नहीं करता, ये सोच के कि चैट जीपीटी भी फिर उल्टा पुल्टा ट्रांसलेशन दे देगा, एक एक वर्ड का ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर ये ट्रीटेड क्रूअली अनफेयरली। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि व्हेन हस्बैंड इज़ वेरी मच हैरेस्ड बाय वाइफ, कि अगर एक हस्बैंड वाइफ के द्वारा हैरेस हो रहा है। हैरेस का मतलब क्या है कि आपका सेक्सुअली हैरेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, हैरेसमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अवैध संबंध बनाने के लिए बार बार कोशिश बनाया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है। और द वाइफ इज़ वेरी मच परसिक्यूटेड बाय हर हस्बैंड। ठीक है, या तो वाइफ इज़ वेरी मच, या तो वाइफ अगर हस्बैंड द्वारा प्रताड़ित हो रहा है, एक पत्नी अपने पति द्वारा प्रताड़ित हो रहा है, पति उसको बहुत मारता है, तो उनको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये लोग पाखंडी लोग 8.299 वर्ड्स दिखाते हैं, 8.299 वर्ड ये दिखा के बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ को मार सकता है, ऐसे से आक्षेप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेधा दीदी देखिए साफ साफ बोले कि द वाइफ इज़ वेरी मच परसिक्यूटेड बाय हस्बैंड, द डिस्प्यूट इज टू बी ब्रॉट अप बिफोर द किंग। तो उन्होंने ये भी डिस्प्यूट को लिया है मेधा दीदी जी ने। ठीक है, तो देखिए पाखंडी लोग आपको कभी नहीं बताएंगे, वो लोग क्या करेंगे 15, 16, 17, 18 बताएंगे। ठीक है, ये 4 वर्सेस बताएंगे, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया। ऐसे बेवकूफ़ लोगों को कभी नहीं पता कि जो स्मृतियाँ होती है वो हमेशा फ्लो में चलता है। ठीक है, एक फ्लो है इसका। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेरा बोलने का 2 भाव है। ठीक है, तो मैं पागल हूँ, एक मान लेते एक वाक्य है, इसको बोलने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहला तरीके से बोलता हूँ इसी चीज़ को, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ। तो और दूसरा तरीका है, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल। तो आप ये 2 तरीका देखिए कि क्या मैं पागल हूँ को बोलने के 2 तरीके। पहला बार जो मैंने बोला क्या मैं पागल हूँ, तो वो मैंने बोला तो सही कि हाँ क्या मैं पागल हूँ, बोलने का तो मतलब ये है कि मैं पूछ रहा हूँ कि मैं पागल हूँ। लेकिन भाव क्या है उसका, भाव क्या है कि मैं बहुत गुस्से से बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल एश्योरिटी है कि मुझे बिल्कुल एश्योरिटी है मुझे बिल्कुल एश्योरिटी है मुझे बिल्कुल एश्योरिटी है कि मैं पागल हो ही नहीं सकता। मुझे अपने में कॉन्फिडेंट है, मुझे अपने थॉट्स में, मुझे अपने एक्सप्रेशंस थॉट्स में पूरा कॉन्फिडेंट है। तो पहले भाव का ये मतलब पता चल रहा है। और दूसरे भाव का क्या है, क्या मैं पागल हूँ। तो दूसरे भाव में क्या है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो किसी से, क्या मैं सच में पागल हूँ। आप पूछ रहे हो, आपको अपने में कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप पागल हो भी सकते हो और पागल हो भी नहीं सकते, कि मैं पागल हो भी सकता हूँ, मैं पागल हो भी नहीं सकता, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि मैं पागल हो सकता हूँ, मुझे अपने में कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आप देखिए कि 2 वर्ड देख रहे हैं एकदम सेम, लेकिन उसका बोलने का भाव कितना अलग तरीका है। तो इसी प्रकार ये जो मनुस्मृति भी है कुछ ऐसे ही चलता है। मनुस्मृति का भाव बोलने का बहुत अलग है, मनु महाराज का जो भाव है वो काफ़ी बोलने का अलग तरीका है। ठीक है, उन्होंने लिखा है कुछ और, लेकिन उनका भाव ऐसे ही है। ऐसे ही आप अगर देखेंगे कि ऋग्वेद में भी एक वर्ष लिखा हुआ है जिसमें आप अगर देखेंगे कि उर्वशी और पुरुरवा का एक संवाद चलता है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी है और ऋग्वेद में भी है, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि स्त्री का हृदय लोमड़ी के समान है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पाखंडी लोग वो सब वर्सेस दिखाते हैं और ये बोलने का कोशिश करते हैं कि ये देखो स्त्री के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, स्त्री के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, स्त्री के बारे में वैसा बोला जा रहा है। वो वर्स दिखाते हैं, मैं आपको उसका भी खंडन करूँगा। उर्वशी और पुरुरवा के बीच में एक्चुअली वो वाक्य चलता है जिसमें ऋग्वेद में, जिसमें उर्वशी ऐसा कहती है, उर्वशी कह रही है कि स्त्री का हृदय भेड़िए के समान है, और लोग ये दावा करने को बोलते हैं कि देखिए ऋग्वेद स्त्री का अपमान कर रहा है। ठीक है, तो अगर सच में वेद अगर स्त्री का अपमान करता है, ठीक है, तो उनको मैं पहले तो ये वर्स दिखा देना चाहता हूँ कि सच में अगर वेद स्त्री का ये करता है, ठीक है, हाँ, तो आप देखिए ये
यजुर्वेद है, यजुर्वेद का 22वां सूक्त का 22वां मंत्र है ये। तो ये आप ये पढ़िए। आ ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सूर अय ईश वयतो व्याधि महारथो अजायतम दौध्री धनुर्वौढानांगवानाशु शक्ति पुरंधीर्याशा जिष्णुरथेष्टः सभेय युवास्य यजमानस्य वीरो जायतं निकामेनि कामेनः पर्यजन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पंचयन्तो योगक्षेमो न कल्पताम्। हे ब्राह्मण, आप ब्रह्म वर्चस्वी है, राष्ट्र में सूरवीर बाण विद्या में निपुण महारथी स्त्री उत्पन्न है, तीव्र वेग वाले घोड़े, भार उठाने वाले बैल, दुधारू गाय लोगों को मिले, स्त्रियां चरित्रवती और गुणवती हो, वीर विजय ये हो, योगक्षेम का भी निर्वाह हो। ठीक है, आप ये एक चीज़ आप ये मंत्र देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि ठीक है। तो ये जो अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें स्त्री का जन्म के बारे में इच्छा किया जा रहा है, मैं बताऊँ है। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा है तो यह पढ़ लेना चाहिए उनका वाइस। तो मैं अभी मेन पॉइंट में तो कैसे भाव चेंज होता है तो उसमें वो दिखाने का, वास्तव में वो स्त्री का अपमान करने के लिए बातें नहीं कहा गया। ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ कि स्त्रियों का हृदय भेड़ियों के समान है, तो ऐसा वो बोलते, लेकिन वो बात इसलिए बोला गया है ताकि वो बात उर्वशी बोलती है और वो जनरल स्टेटमेंट नहीं है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। उर्वशी पुरुरवा को इसलिए ऐसा बोलती है ताकि पुरुरवा को उर्वशी के प्रति आसक्ति ना हो। इसलिए आप मान लीजिए कि एक बच्चा मोबाइल ले रहा है तो मम्मी क्या करे, बोलेगी मोबाइल का बहुत फ़ायदा, आप मोबाइल से बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, आजकल तो मोबाइल से कितना एग्ज़ाम का तैयारी तक कर सकते हैं। एक मोबाइल लीजिए, कितना यूट्यूब चैनल से इतना अच्छा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। मोबाइल का बहुत ग्रेट एप्लीकेशंस है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर कोई छोटा बच्चा मोबाइल ले रहे तो मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी बोलेगी मोबाइल तो सबसे घटिया चीज़ है बनाया हुआ, मोबाइल को तो फेंक देना चाहिए। तो मोबाइल क्यों ले रहे हो, मोबाइल लोगे तो तुम्हारा आँख में दर्द होगा, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, तुम्हारा आँख कमज़ोर हो जाएगा, मोबाइल तो सबसे घटिया चीज़ है। तो सच में क्या मोबाइल इतना घटिया जैसा बोला जा रहा है? नहीं, ताकि बच्चा को मोबाइल से आसक्ति ना हो, मोबाइल से छूट जाए। इसी प्रकार वो जो श्लोक है वो पुरुरवा को उर्वशी पुरुरवा को बोल रहे थे ताकि पुरुरवा को उर्वशी के प्रति आसक्ति ना हो। ऐसे ही बोला जाता है विरक्ति के लिए, ताकि स्त्रियों के प्रति विरक्ति ना हो पुरुषों को। यहाँ पे पुरुष को वीकनेस उल्टा बताया गया है। अगर आप पूरा भाव में पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि वो जो श्लोक जो इस प्रकार के हैं, इस प्रकार के हमको श्लोक मिलते हैं। जैसे मनुस्मृति में भी 9.15, 16, 17, 18, मैं अगले वीडियो में महाभारत में भी बताऊँगा जिसमें पुरुषों के बारे में भी बोला गया बहुत बार। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसे पुरुषों के बारे में भी है। लेकिन ये सब अब जैसे आप मनुस्मृति का 2.213, 214, 215, ठीक है, अब शिव पुराण, फिर आप देखेंगे स्कंद पुराण, ऐसा ऐसा है कि स्त्रियों के बारे में अचानक से काफ़ी अजीब सा बोला जाता है। जनरली ये सब इसलिए बोला गया, अगर आप पूरा पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट ये है कि विरक्ति लाने के लिए बोला जाता है, ताकि स्त्रियों से विरक्ति हट जाए। क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं कि पुरुष का मन कामी होता है, पुरुष स्त्रियों से कई गुना ज़्यादा कामी होता है, पुरुष कमज़ोर होता है माइंड से एज़ कम्पेयर टू स्त्री, ये भी शास्त्र बोलता है। ठीक है, तो वो सब श्लोक इसलिए हमको देखने को ये सब श्लोक मिलता है। जनरली ये श्लोक का मतलब है कि विरक्ति हो जाए, हमको विरक्तियाँ हो जाए, स्त्री से विरक्ति हो जाए। इसका मतलब नहीं है कि वो स्त्री का अपमान के लिए, वो सिर्फ पुरुषों को विरक्ति के लिए ऐसा स्त्रियों के बारे में बोल दिया जाता है ताकि पुरुष लोग ऐसा ही सोचने लग जाए, वो स्त्रियों के साथ अवैध संबंध ना बनाए अपनी सिर्फ पत्नी के अलावा। मतलब अवैध संबंध मतलब पत्नी के अलावा सहवास या आपका उसके आज्ञा के अनुसार और या उसके साथ जीवन व्यतीत करें, उसके अलावा किसी भी स्त्री के बारे में ना सोचें।
तो स्त्रियों की विरक्ति के बारे में ऐसे कहा जाता है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ऐसे सेम टू सेम भाव इसी मनुस्मृति 9, 15, 16, 17, 18 का भी है, लेकिन लोग किस प्रकार चेरी पिकिंग करते हैं। आज मैं आपको 9.1 से 9.26 से बताऊंगा कि मनुस्मृति 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 में वास्तविक इसका भावार्थ क्या है। क्या इसका भावार्थ सच में स्त्रियों का अपमान का है? क्या इसका भावार्थ सच में स्त्री का अपमान का है? ठीक है, ठीक है। क्या इसका भावार्थ सच में स्त्रियों का अपमान का है? बिल्कुल नहीं। ताकि पुरुषों को स्त्री से विरक्ति ना हो, इसलिए हमने स्त्रियों के बारे में कुछ कुछ ऐसा चीज़ें कह दिया ताकि पुरुष के माइंड में वो चीज़ बैठ जाए और स्त्रियों के बारे में विरक्ति ना हो। ऐसे आपको कुछ बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट मिल जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट इस तरह करके मिलेंगे आपको, पुराणों में भी मिलते हैं, वेदों में भी मिलते हैं, ताकि विरक्ति ना हो, सॉरी विरक्ति हो जाए, आसक्ति ना हो, सॉरी, है ना। अब ये देखिए कि इट हैज़ बीन लेड डाउन द वाइफ शैल अटेंड अपॉन हर हस्बैंड इन अ राइट मैनर। ठीक है, वाइफ शैल अटेंड अपॉन हर हस्बैंड इन अ राइट मैनर हु इज़ नॉट। अब देखिए, एक वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। अब वो हस्बैंड का क्या क्वालिटी होना चाहिए? हु इज़ नॉट बेसेड विथ हेट। हस्बैंड के अंदर घृणा नहीं होना चाहिए, हस्बैंड के अंदर जेलसी नहीं होना चाहिए। हु इज़ वेल डिस्पोज टुवर्ड्स हिज वाइफ। देखिए, हस्बैंड के बारे में बोला जा रहा है कि हु इज़ वेल डिस्पोज टुवर्ड्स वाइफ। वेल डिस्पोज का मतलब क्या है? वेल डिस्पोज का मतलब क्या है? वेल डिस्पोज का मतलब क्या हुआ? हस्बैंड को भी बोला जा रहा है कि उसके हृदय में नफरत नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, अपने वाइफ के प्रति कर्तव्य निष्ठा रहना चाहिए। देखिए, हस्बैंड को भी बोला जा रहा है। इवन हस्बैंड के लिए भी बोला गया कि अपनी पत्नी, जैसे पतिव्रता होता है वैसे पत्नी व्रता भी होता है। अपनी पत्नी के अलावा किसी स्त्री के बारे में नहीं सोचना है। हैविंग अ काइंड, फ्रेंडली एंड फेवरेबल एटीट्यूड। देखिए, है साफ साफ बोला जा रहा है। अगर सच में मनुस्मृति 8.299 बोलने का ये मतलब है, तो हस्बैंड के लिए ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ही हु इज़ नॉट बेसेड विथ हेट एंड जेलस, हु इज़ वेल डिस्पोज टुवर्ड्स हिज वाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। द हस्बैंड हैज़ नो सॉर्ट ऑफ सॉवरेनिटी ओवर हस्बैंड। देखिए, अब मतलब देखिए, ये उनके मुंह में बहुत कस के थप्पड़ लगते हैं। देखिए, सॉवरेनिटी मतलब, जहाँ तक मेरे हिंदी में मतलब नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन संप्रभुता ना क्या बोलते थे, संप्रभुता। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो वर्ड सही है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको चैट जीपीटी से ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि उल्टा पुल्टा ट्रांसलेशन अगर दे दिया तो मुझे फिर मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगेगा। कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल मतलब मीन्स सुप्रीम पावर, अथॉरिटी, स्पेशली राइट ऑफ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट आउटसाइड। मतलब देखिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखिए, सुप्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल। ठीक है, तो आप ये खुद देखिए कि ये वाइफ कितना, मतलब अगर कोई ये बोलते थे ना कि पुरुष का काम है कि अपने स्त्री को हिंदू धर्म में गुलाम बना के रखना है, मनुस्मृति से यही मनुस्मृति से दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्त्री को गुलाम बना के रखना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब यही वही दिखाया जा रहा है कि हस्बैंड हैज़ नो एब्सोल्यूट अथॉरिटी और कंट्रोल ओवर हिज वाइफ। ठीक है, हस्बैंड डज नॉट हैव राइट टू डोमिनेट, रूल और कंट्रोल हिज वाइफ। यहाँ पे साफ साफ वो हस्बैंड को भी बोला जा रहा है। देखिए, उनके मुंह पे कस के थप्पड़ पड़ता है कि जो लोग ये बोलते थे ना कि हस्बैंड को वाइफ को दबा के रखना चाहिए, वाइफ का दमन करके रखना चाहिए, तो आप ये खुद देखिए कि 9.1 में ही साफ साफ कहा जा रहा है कि हस्बैंड का क्वालिटीज़ क्या क्या होना चाहिए, कि उसके हृदय में नफ़रत नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, अपने वाइफ के प्रति कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो अभी भी ये समझ रहे हैं ना कि सिर्फ बच्चे, पुत्र से ये सब इसलिए बातें सब कही जा रही है कि हमको सिर्फ पुत्र से मतलब है, हमको सिर्फ पुत्र से मतलब, पुत्र के अलावा किसी से मतलब नहीं, इसलिए तब तक वाइफ का ऐसे सेवा करते रहो, बाकी जब पुत्र ना हो पाए, ऐसा वो भी मनुस्मृति का एक श्लोक देते हैं 8वां चैप्टर का, मैं उसका भी खंडन करूँगा। जब ऐसा ना हो तो फेंक देना चाहिए फिर, है ना, तो मैं उनका खंडन करूँगा। ठीक है, एंड द हस्बैंड हैज़ नो सॉवरेनिटी ओवर हिज हस्बैंड। तो अगर ऐसा ही है, अगर सच में पुत्र का ये है, तो अब ये देखिए ऐसा बात क्यों लिखा कि हस्बैंड हैज़ नो सॉवरेनिटी ओवर वाइफ।
समझे। अगर ये एक्सेप्ट लगता है कि देखिए स्त्री का इसलिए तारीफ किया जा रहा है क्योंकि 3.55 3.56 में बोलता है यत्र नारी, ऐसे कि जहाँ जहाँ नारियाँ रहती हैं वहाँ देवी देवता सब रहते हैं, तो ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि स्त्री को शादी करवाना, जो स्त्री शादी करेगी बच्चे पैदा करेगी जल्दी जल्दी उम्र में, तो उन्हीं के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, हस्बैंड का कर्तव्य करेगी, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि हस्बैंड हैज़ नो सॉर्ट ऑफ सॉवरेनिटी ओवर हिज वाइफ। ये बहुत पाखंडी धूर्त लोगों को देखना चाहिए कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हस्बैंड हैज़ नो सॉर्ट ऑफ सॉवरेनिटी ओवर हिज वाइफ। ठीक है, किसी प्रकार का संप्रभुता नहीं है, वो कभी भी अपने पत्नी के ऊपर प्रभुत्व नहीं जमा सकता। अगर सच में ऐसा क्यों लिखा है, ये नहीं लिखा रहना चाहिए ना, क्योंकि अब हस्बैंड अपने वाइफ के प्रभुत्व नहीं जमा सकता, उसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता। कल को अगर हस्बैंड बोल रहा है कि मुझे पुत्र चाहिए, अपने वाइफ से ज़बरदस्ती पुत्र करने के लिए दमन कर रहा है उसको, वो भी गलत है। ये सब चीज़ इसमें आ जाता है। ये जो एक अकेला लाइन है ना, बहुत बड़ा मीनिंग रखता है कि क्या सच में स्त्रियों को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बोला गया। अभी आगे भी क्लियर होता रहेगा आपको। नो सॉर्ट ऑफ सॉवरेनिटी ओवर हिज वाइफ, साफ साफ लिखा है कि एक पति अगर चाहे कि अपने बच्चे पैदा करने के लिए वाइफ के ऊपर दमन करेगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हैज़ नो सॉर्ट ऑफ सॉवरेनिटी ओवर हिज वाइफ एंड द attending is to consist in shampooing his feet and rendering such service as behove a servant। अब यहाँ पे वाइफ के लिए बोला जा रहा है कि उस हस्बैंड जिसके हृदय में नफरत जेलसी ना हो, अपने वाइफ के प्रति कर्तव्य निष्ठा हो, ठीक है, और प्रभुत्व नहीं जमाता अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी पत्नी को भी इंडिपेंडेंट चॉइस देता है सोचने के लिए, ठीक है, तो ऐसा पति का सेवा पत्नी कर सकती है। शैम्पूइंग हिज फीट मतलब पैर दबाना, चरण मालिश करना। अब पत्नी अपने पति का चरण मालिश कर सकते हैं, पैर दबा सकते हैं, ऐसे पतियों के बारे में बताया गया। अगर शास्त्रों में लिखा भी रहता है ना, कभी कभी लिखा रहता है कि पैर दबाना, चरण धोना, ऐसा सब बातें लिखा हुआ है। शैम्पूइंग इज फिट एंड रेंडरिंग सच सर्विस एज बिहेव एज अ सर्वेंट की तरह। तो देखिए हस्बैंड का भी बारे में भी बोला गया कि सॉवरेनिटी नहीं होना चाहिए वाइफ के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, मैं क्या ही दिखाऊँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। और फिर वाइफ का ये कर्तव्य रहता है, जो वाइफ को बोला गया है कि हस्बैंड और वाइफ में वैदिक प्रिंसिपल में हमेशा गुरु और शिष्य का रहता है, जिसमें गुरु हस्बैंड है, वाइफ पत्नी है। ना गुरु नीचा होता है ना शिष्य नीचा होता है, दोनों एक समान चलते हैं। वैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में गुरु शिष्य का ये होता था, जिसमें वाइफ हस्बैंड का सेवा करती थी। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि ये वाइफ अपने पति का चरण मालिश ये सब कर सकती है और उनका सेविका के जैसे हस्बैंड का सेवा करना चाहिए, ऐसा बोला गया। देखिए, दो द वर्ड्स में बी यूज्ड इन द टेक्स्ट एज मैन एंड वुमन विच इज ओनली डिमोन्स द ह्यूमन जेनस इन टू सेक्सेस, yet in the present context they are relative terms connotative to the husband and wife, especially as in the next word the swaha clearly indicates that the man and woman being distinct relation to the other। connotative मतलब आप देख लीजिए connotative का मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉनोटेटिव का मतलब देखिए क्या होता है, फीलिंग, ठीक है। कॉनोटेटिव टू द हस्बैंड एंड वाइफ स्पेशली एज इन नेक्स्ट वर्ड the words used in the text are man and woman which only denote the human genus in the two sexes, yet in the present context they are relative terms connotative to the husband and wife, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं। क्लियरली इंडिकेट्स दैट द मैन एंड वुमन बियर अ रिलेशनशिप टू वन अनदर। द प्रेजेंट वर्ड कंटेन्स द ऑथर डिक्लेरेशन एज टू व्हाट ही इज गोइंग टू डू इन द कमिंग कोर्स of the husband and wife during union, when they are together, during separation, when the husband and gone away from the home, the righteousness path regarding toilet, the care of the body and so forth. All this I am going to expound. The epithet eternal is the only way of praise. Who keep of this righteousness path? This is purely reiterative of the fact that it is path laid down in the legal scriptures that is the most righteous, ठीक है। देखिए आपने पहला कंडीशन अच्छे से पढ़ा, अब ये श्लोक आप पढ़ लीजिएगा। मैं ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट वुमेन शुड नॉट बी लेफ्ट टू फ्री देमसेल्व्स बाय देयर मेन, इफ दे बिकम एडिक्टेड टू सेंसुअल ऑब्जेक्ट दे शुड बी केप्ट अंडर वंस कंट्रोल। तो देखिए ऐसा बोला गया है कि
ड्यूरिंग द डे एंड नाइट वुमेन शुड नॉट बी लेफ्ट टू देमसेल्व्स बाय देयर मेन। अब देखिए यहाँ पे women should not be let free to act as they like in regard of morality, wealth and pleasure. Whenever they desire to employ their wealth in right of righteousness and like, they should obtain the permission of the man, the husband, according to her age. अब देखिए देयर मेन गार्जियन इंडिकेट द वर्ड्स। अब लोग बोल रहे कि सिर्फ डोमिनेट करके थी, यहाँ पे सब सॉवरेनिटी मना कर दिया। अब ये किस सेंस में बोला गया है कि ड्यूरिंग द डे एंड नाइट वुमेन शुड नॉट लेट टू देमसेल्व्स बाय देयर मेन, ऐसे क्यों बोला गया? ठीक है, इसका वही एक्सप्लेनेशन हो रहा है। द गार्जियंस सिंगिंग एंड लाइक दे बिकम एडिक्टेड टू रिकॉर्ड दे शुड नॉट kept under, though the phase not left to themselves indicate the propriety of depriving them of independence in regard to all actions. Yet the text specifically mentions the sensual objects with the view of point out that in regard of latter special care should be taken so that people may not be led to think that all that is necessary to prevent women from associating with other men, and it does not matter if they become addicted to drink or ills while confined to their house. The person cha indicates that though what the words directly declare is the duty of the man, yet it also follows that the woman also should not be independent. It is the manner that duties of both men and women in relation to one another become expounded as promotes this, and not those duties that consist of sacrificial performance. नहीं, आपने देखा कितना अच्छे से यहाँ पे समझाने का पूरा कोशिश किया गया है कि यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि क्या सच में वुमेन को इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए उनका बोलने का मेथड इतनी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। दूर लोग कभी भी बताते नहीं ठीक से, आधा अधूरा हमेशा बताएंगे, आधा अधूरा बोलेंगे। ठीक है, हमेशा आधा अधूरा बोलते रहेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसका एक बार मतलब भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें ना काफ़ी अजीब टाइप का इंग्लिश यूज़ किया गया है, तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है हमेशा। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे किस सेंस में डू नॉट इंडिपेंडेंट मोरालिटी, राइट और रॉन्ग बिहेवियर, मनी यूज, एन्जॉयमेंट एंड लाइफ स्टाइल। इंस्टेड दे टू शेड टेक परमिशन फ्रॉम मेल गार्जियंस, हस्बैंड, फादर एक्सेट्रा। राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, मनी यूज, एन्जॉयमेंट एंड लाइफ स्टाइल। अब देखिए वुमेन में बिकम एडिक्टेड टू दिस सो दे शुड बी कंट्रोल एंड रिस्ट्रेन। अभी आगे क्लियर हो जाएगा 9.3 में। इट इज़ नॉट इनफ जस्ट टू restrict interaction with men. Even if a woman stays at home, she should not addicted to pleasure or bad habits. It hampers this. ठीक है, it also says that the rule is directed at men to control women. It also implies that women themselves should not seek independence. फिर overall meaning, the women should be under male authority. They should not act independently. Both male and women have role duties toward each other, but here the focus is on control and dependence. ठीक है, आप यहाँ पे साफ साफ देखिए कि यहाँ पे किस सेंस में बोला जा रहा है कि इन टर्म्स ऑफ मॉरलिटी, वेल्थ, प्लेजर। अभी आपको आगे क्लियर होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस इन रिगार्ड ऑफ एक्शंस के रिस्पेक्ट में कि क्यों करना चाहिए कि कल को वो किसी गलत के साथ संग ना हो जाए, गलत पुरुष के साथ संग ना हो जाए। ऐसे तो देखिए महाभारत में भी मैं दिखा दूंगा कि पुरुष के बारे में भी सब पढ़ाई है। देखिए ध्यान से पढ़िए, इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी, वेल्थ, प्लेजर। ठीक है, कि वो अवैध संग ना हो जाए, मद्यपान ना करने लगे, मदिरापान ना करने लगे, इस सेंस में उनको गाइडिंग करने के लिए बोला गया है। ये चीज़ आगे क्लियर होगा। देखिए 9.3। ठीक है, आप देखिए 9.3, मैं आगे जाता हूँ।
9.3 द फादर गार्ड्स हर ड्यूरिंग विजिलिटी, द हस्बैंड गार्ड दिस, द वुमन इज़ नेवर फिट फॉर इंडिपेंडेंस, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि गार्डिंग हियर स्टैंड्स फॉर एवर्टिंग ऑफ ट्रबल। सच में ऐसा है कि एकदम इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए, घर में बांध के रखना चाहिए, सरिया लगा देना चाहिए, क्या सच में ऐसा लिखा? गार्डिंग हियर स्टैंड्स फॉर एवर्टिंग ऑफ ट्रबल, ट्रबल कंसिस्टिंग in suffering caused by transgression of the right course of conduct, by illegal appropriation of property and so forth, and the averting of this consisting warding it off. This should be done only by father and others. The present tense in guard has the force of injective, such being a Vedic idiom, hence the word guard should be taken mean should guard. The mention of 3 stages of a life separately is only meant to show whom lies the greater responsibility during a certain period of woman's life. In relatively all the males relative are equally responsible for her safety. सॉरी, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे सेफ्टी के बारे में बात की, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उनको सेफ्टी, मॉरलिटी गलत दिशा में ना चला जाए, फॉर हर सेफ्टी। Virginity stands for the period preceding his similarly youth, thus the word for the text are only restorative of the actual state, the sense being that woman shall be guarded by that man under whose tutelage she may he living at the time. It is for the reason that even during her husband's lifetime the responsibility for woman's protection rests upon her father and her son also. This is that has been declared by the law of Manur, which may that all of them shall guards her at all times, and this has not been stated in many words, so as that would have made the term text prolix. What is asserted here that already declared under this 5147, not so. Independence is one thing, गार्डियन इज़ अनदर थिंग। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंस अलग थिंग, गार्डिंग अलग थिंग है। मैं वही बोल रहा हूँ कि गार्डिंग के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे भाव ये नहीं कि हाथ पैर बांध के रखो, शरिया लगा दो, बाहर कहीं नहीं निकलने लग दो, ये करो वो करो, कि पिता अपने बेटी को, पति अपने पत्नी को, पुत्र अपनी वृद्ध माता को हमेशा ऐसे बांध के रख दे, घर में ना निकले। क्या सच में ऐसा बोला गया? देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंस इज़ वन थिंग एंड गार्जियन इज़ अनदर। ये गार्जियन के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा था कि कोई वुमन अलग पति के, मतलब अलग किसी अलग पुरुष के संग में ना चले जाए, अलग पुरुष के संग में ना चले जाए, किसी अलग स्त्री के, अलग पुरुष के संग में ना चली जाए, ठीक है, उल्टा पुल्टा संग ना पाल लें, ठीक है, गलत दिशा में ना जाए, मॉरल वैल्यूज़ गाइड किया जाए। गार्डिंग के बारे में बात किया जा रहा है। 547 had declared that the woman shall not be independent, while the present text lays down that she shall be guarded. As a matter of fact, even while the woman is dependent upon some other else, she may be open to danger which has to be averted. But in the present text, it also be stated woman is not fit for independence. Our answer to this is that the present text does not lay, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग बोलते हैं ना कि वुमेन को इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए, वो इन टर्म्स ऑफ गार्जियन बोला जाता है हमेशा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गार्जियन बोला जाता है, ठीक है। देखिए दैट द प्रेजेंट टेक्स्ट डज नॉट ले डाउन द दैट शी शैल नॉट बी इंडिपेंडेंट इन रिगार्ड टू एनीथिंग एट ऑल। देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग ये बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस नहीं है, सरिया लगा देना चाहिए, मारना चाहिए, सरिया लगा दो, एकदम हाथ पैर बांध के रख दो, रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये साफ साफ लिखा है कि द प्रेजेंट टेक्स्ट डज नॉट ले डाउन दैट शी शैल नॉट बी इंडिपेंडेंट इन रिगार्डिंग टू एनीथिंग एट ऑल। साफ साफ क्लियर हो जाता है कि सच में इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ है, all that is means is that her mind being not quite under her control, she is not capable of guarding herself, especially as she does not possess the requisite strength. Under discoursed 5, on the other hand, the absence of independence laid down is in regard to something totally different, that is property, ठीक है। आप खुद देखिए कि अब ये सब सेम, जो जितने सारे वर्ड्स हैं ना, जैसे महाभारत में से बताया गया, सबका ये सेम भाव है। ऐसा देखिए सबका फिट फॉर इंडिपेंडेंस,
ऐसा सब वापस लिखा गया है। ठीक है, देखिए ये पढ़िए आप, डिवोर्स करके पढ़िए, कितना सुंदर तरीके से बताया जा रहा है, गार्जियन के रेस्पेक्ट में भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो शैल नॉट भी इंडिपेंडेंस का मतलब आप देख रहे हैं इतना सारा श्लोक है, तो ये लोग क्या करें, ये सब नारद स्मृति से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, आवर आंसर इज़ टू दैट द प्रेजेंट टेक्स्ट डज नॉट ले डाउन। इसका मतलब नहीं है कि वुमन कुछ भी नहीं कर सकती, इसका मतलब ये है कि उसका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं रहता, उसको गार्जिंग करने के लिए बोला गया है। शी शैल इज़ नॉट कैपेबल ऑफ गार्जिंग हरसेल्फ स्पेशली एज सी डज नॉट पॉजेस द रिक्विट स्ट्रेंथ। ये है, इसका मतलब नहीं है कि उसको इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहिए, उसको स्वतंत्र नहीं देना चाहिए। अगर उसको कुछ करने का मन कर रहा है, अगर उसको घर गृहस्थी चलाने का मन कर तो बिल्कुल चला सकती है। ठीक है, ये इस सेंस में बोला जा रहा है कि अपना वो माइंड कंट्रोल नहीं कर पाती, वो अपना खुद का गार्जिंग नहीं कर पाती, उसको ज़रूरत पड़ता है किसी का। ठीक है, ये इस सेंस में बोला जा रहा है। इसलिए बोला गया कि पिता को अपने बेटी का, पत्नी का अपने पति का, अपने पत्नी का, और पुत्र को अपने वृद्ध माता का, इसलिए ऐसा बोला है। तो यहाँ पे बोलने का ऐसा मतलब ही नहीं है, देखिए साफ साफ लिखा है, वो लोग बताएंगे नहीं, जिस तरह इतना गलत मतलब निकाला जाता है। और सेम इसी भाव में सब सारे श्लोक बोले गए। ठीक है, और देखिए ये सबसे बड़े, अगर कोई अभी भी समझता है कि वुमन बच्चा पैदा करने का मशीन है, तो अभी देखिए ऐसे क्यों बताएगा, ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इफ़ द विडो इज़ विदाउट अ सन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसा भी नहीं बोला गया कि अ विडो इज़ विदाउट अ सन। ठीक है, ठीक है, अ विडो इज़ विद अ सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेंबर्स ऑफ हर हस्बैंड फैमिली शैल बी हर मास्टर्स। ये साफ साफ पता चल जाता है कि देखिए यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोला गया कि धक्के मार के सती आग में फेंक दो, धक्के मार के आग में फेंक देना चाहिए ना, क्यों नहीं फेंका। और ऐसा भी नहीं बोला विद अ सन, कोई ये भी बोल सकता है कि विद अ सन, यहाँ पे तो विदाउट अ सन लिखा है। ये कितना बड़ा श्लोक है, आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस आप देखिए। ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इफ द विडो इज विदाउट अ सन, विद अ सन में नहीं लिखा है। अगर ये श्लोक ऐसा नहीं करते तो द मेंबर्स ऑफ हर हस्बैंड फैमिली, या तो हस्बैंड फैमिली उसकी रक्षा करे, दे टेक इट अपॉन देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट हर, मतलब या तो हस्बैंड का फैमिली, या तो ससुराल वाले लोग उसकी रक्षा करें, प्रोटेक्ट करें, सपोर्ट करें। देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि ये कॉन्टेक्स्ट में इसका इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि, इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि गलत राह में ना जाए, गलत संगति में, गलत कुसंगी में ना पड़े, गलत काम, गंदे गंदे काम में ना पड़े। हस्बैंड का गार्जिंग का मतलब है कि गार्ड करके रखे, सलाह दे, मॉरल शिक्षाएं दे, नैतिक शिक्षाएं दे, सपोर्ट सर। अगर हस्बैंड फैमिली भी नहीं है, ससुराल भी ख़त्म हो गया, कोई भी मेंबर नहीं बचा उसके वहाँ से, तो उसके मायके वाले रक्षा करें, उनकी सपोर्ट करें। लेकिन अगर दोनों ससुराल और मायका में भी कौन नहीं है, क्या ये बोला कि उसको अग्नि में धकेल देना चाहिए। द किंग बिकम्स हर लॉर्ड एंड प्रोटेक्टर, अब राजा क्या जिम्मेदारी है, इट इज़ फॉर हिम टू प्रोटेक्ट हर एंड पनिश हर इफ़ शी डिविएट्स फ्रॉम द राइट पाथ। तो यहाँ साफ साफ पता चलता है, देखिए ये विदाउट अ सन, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। कितना, ये सती प्रथा का भी खंडन है यहाँ पे, कंपलसरी नहीं था सती प्रथा, इच्छा से करते थे। देखिए विदाउट अ सन पढ़ना चाहिए, लोग पढ़ेंगे नहीं। ये देखिए लोग मतलब कितना उल्टा पुल्टा मतलब चेरी पिकिंग करते हैं। ठीक है, 9.5 ना बहुत भी ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। सेंसरेबल इज़ द फादर who gives her not away at the right time, sensible the husband who approaches her not, and sensible the son who on the death of her husband does not take care of her। देखिए साफ साफ बोला जा रहा है, if the approach for the right time, अब ये right time कब होता है, it is late that such time begins from her 8th year and extend to the time previous to her puberty। We have indication to this present work also। Who does not have intercourse with the right time is the period of her course। ठीक है,
तो अब ये सब वर्ड्स भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आप ये देखिए कि पढ़िए इसको अच्छे से कि तो देखिए ऐसा ऐसा कहीं क्या लिखा कि जैसे यहाँ पे लिखा कि हु डज़ नॉट गिव अ मैरिजेबल डॉटर विद इन 3 years ऑफ हर प्यूबर्टी डपलेसली कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिल्ट इक्वल टू दैट किलिंग एन एम्ब्रायो। देखिए जनरली अगर हम चरक संहिता में देखें तो वुमेन का शादी का जो एज बताया गया है वो, इसका मतलब ये नहीं कि 8 साल में दे देना चाहिए। कोई अंधा ये भी पढ़ लेगा, कुछ भी पढ़ लेगा, मतलब निकाल लेगा। लेट हाउ द सच टाइम बिगेन्स फ्रॉम 8th year and extends to time previous to her puberty, ठीक है। वी हैव इंडिकेशन टू दिस इन द प्रेजेंट वर्क ऑल्सो। देखिए ठीक है, इसका बोलने का बाल विवाह का, देखिए बाल विवाह का केस हो सकता है, कहीं कहीं हमको दिखे बाल विवाह का केस हो सकता है दिखे, चाइल्ड मैरिज हो सकता है दिखे, लेकिन पेडोफिलिया तो कभी ज़िंदगी में नहीं था। पेडोफिलिया तो कभी ज़िंदगी में नहीं था। पेडोफिलिया जैसे लोग बोलते हैं पेडोफिलिया पेडोफिलिया, गाँव लोगों की तरह आक्षेप लगा, तो बिल्कुल नहीं है। देखिए देखिए सच टाइम ये जनरल केस ही नहीं है। पहले बात ये जनरल नहीं है कि मैं साफ साफ बताऊंगा आपको, चरक संहिता में जनरल लॉ ये है कि मिनिमम एज 16 to 17 ईयर्स है वुमेन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा गर्ल परसेज अ मेंस्ट्रुअल ब्लड व्हेन स्टिल इन द फादर हाउस, तो बिकम्स के लिए। अब ऐसा क्यों बोला गया है कि इस टाइप से क्यों बोला गया है, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि सच में चाइल्ड विवाह क्या है, हिंदुइज्म में ऐसे ऐसे बातें क्यों लिखा हुआ है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और वहाँ पे मेधा दीदी ने साफ साफ बोला कि इसमें स्त्री का भी चॉइस है कि अगर सच में मान लेते प्यूबर्टी ऑन एन एवरेज 15 ईयर्स के बाद आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 15 ईयर्स के अंदर अंदर शादी कर ले या 8 साल में शादी कर ले जैसे लोग बोल रहे हैं। इसका बोलने का बस ये मतलब है कि अगर वो 3 साल भी इससे डिले करती है, 18 साल हो गया, तो भी उसको उस पर पाप नहीं लगेगा। ये आपको पूरा 88 से 95 पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर का। अगला वीडियो में इसमें बहुत डिटेल वीडियो लाऊँगा। 9.4 है, ठीक है। 9.5 देखिए, अब वुमेन शुड बी स्पेशली गार्डेड अगेंस्ट इवन स्मॉल अट्रैक्शन एंड फॉर इफ़ नॉट गार्डेड दे वुड ब्रिंग ग्रीफ टू बोथ फैमिली, ऐसे लिखा गया। अब देखिए आप 9.25 में साथ पढ़ते हैं, एसोसिएशन विद वुमेन ऑफ अननोन कैरेक्टर, वन हु इज इनहैबिटेड टू स्टैंड एंड लुकिंग एट द गेली ड्रेस्ड मैन फोर्थ पासिंग दिस, द मीनिंग इज दैट दे शुड बी गार्डेड अगेंस्ट टेम्पटेशन इवन दो द एक्ट्स मेंशन अपॉन गेजिंग एट यंग मैन एंड are not wrong in themselves, nor an association of women wrong in themselves. देखिए, are not wrong in themselves. Against these they should be guarded, they should be checked. The meaning is that women shall be guarded by men by all family. देखिए अगेन वही सिर्फ चीज़ें बोला जा रहा है कि ruins of the family, क्योंकि वाइफ अगर बिगड़ गई तो हस्बैंड पूरा फैमिली बिगड़ गई, फैमिली ये गॉड पितर सब खत्म, धर्म खत्म, सोल ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म। देखिए मतलब आप ये देखें कि वुमन को कितना जड़ बताया गया हर चीज़ का, किस चीज़ का जड़ है वो, मतलब देखिए अभी आपको और 927 तक क्लियर होगा, खुद देखिए आप। 9.6 लुकिंग एट दिस एज द हाइएस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल कास्ट इवन अ वीक हस्बैंड स्ट्राइव टू गार्ड देयर वाइफ। देखिए हमेशा गार्डिंग वर्ड यूज़ किया गया है। आप समझ आ रहे, आपको समझ आ गया होगा, 9.3 में ही आपको अच्छे से बता दिया था क्या लिखा था, दिस इज़ द हाईएस्ट ड्यूटी टू ऑफ ऑल कास्ट वीक हस्बैंड, ठीक है, पढ़ लीजिए। अभी देख रहे हैं अभी कितना अच्छे से सब चीज़ समझाया जा रहा है। क्या सच में ऐसा बोला कि घर पे बांध के रखो? हाँ देखिए, ही हु केयर्स प्रोटेक्टिवली हिज वाइफ प्रिजर्व हिज ऑफस्प्रिंग हिज कैरेक्टर हिज फैमिली हिज ओन सेल्फ एंड हिज ऑल्सो हिज रिलीजन। देखिए the wife has to be protected not only because the scripture prescribe it as the duty but has many useful purposes. offspring, progeny, देखिए अब यहाँ पे प्रोजेनी में भी जब बात हुआ है तो यहाँ पे सन एंड डॉटर दोनों का बात हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ सन का बात हुआ है। the preservation of this mean is that one's progeny is kept pure free from amalgam of caste character family describe if a single woman of a family lost her chastity the ill fame attracts the whole family, the ideal among the people being that the women of such and such family are not chaste, or the meaning may be that said guarding is necessary in view of the fact that if the purity of progeny was not secured
then there is no fulfillment of the after death rites performed in honor of one sacrifice. देखिए ये भी मेन चीज़ है, यहाँ पे सब बोला नहीं गया कि गार्डिंग इसलिए करना चाहिए अच्छे अच्छे बच्चे निकलेंगे, अच्छे अच्छे पुत्र निकलेंगे, हमको तो पुत्र से मतलब है। मेन देखिए क्या बोला गया है, हमारा प्रोजेनी अच्छा हो। अगर वुमेन का ही अगर बिगड़ गई, एक स्त्री अगर बिगड़ जाती है, उसको अच्छे से गार्जिंग नहीं मिलता तो क्या होगा, प्रोजेनी नहीं होगा। मेन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द प्रोरिटी ऑफ प्रोजेनी वॉज नॉट सिक्योर्ड, अगर पुत्र आने वाली पुत्र पुत्रियाँ भी उसकी अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, नॉट सिक्योर्ड। आप अच्छे से देखिए इसका मतलब, ठीक है। देयर विल बी नो प्रॉपर फुलफिलमेंट of the after death rite performed in honor of one's ancestor. It is well known that men are often murdered by their wives' paramours, poisoned by their wives, and unchaste women not being entitled to being. तो आप ये देख रहे हैं कि for this reason religious right. For this reason if the man guard is he preserve all this. अब ये खुद आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे बेलने का मेन मतलब ये नहीं कि उसको घर पे बांध के रखना चाहिए, ये भी कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेनी भी देखो, प्रोजेनी में उन्होंने क्या डिफरेंस सन एंड डॉटर भी बोला है, ये पढ़ना चाहिए इन लोगों को, ठीक है। न्यूट्रलिटी हमेशा मेंशन है, हमेशा न्यूट्रलिटी मेंशन है। द हस्बैंड एंटरिंग द वूम ऑफ हिज वाइफ, husband entering the womb of his wife become the embryo and then the wife has this declamentary है। इसका मतलब नहीं है कि husband never found to be enter this, इसका मतलब है कि entrance of the semen, the very essence of his body into wife's womb is a figurative call is entering mantra also से, ठीक है, ये पढ़ लीजिए आप ये, ठीक है। तो 9.8 9.9 as the man to whom woman clings so has the offspring that she brings forth, hence for the sake of the purity of the offspring one should carefully guide the woman, ठीक है। तो for the sake of purity of the offspring one should carefully guard the woman. The present text I explain one should not entertain the idea what is mean the woman brings forth a child the same caste is the child born from this. The child should be born of the woman of untouched womb. If the child will resemble the father in quality, it would mean that the text permit the woman whose husband is poor and of bad character to have recourse of another man possessed of bad character. If again the child were to resemble the father in quality, it would mean that the text permits the woman whose husband is doing this. On the other hand, the text is purely declamatory, as the man so-called child comes to that the child born is not endowed with the qualities of family. और यहाँ पे हमने पहले वाले एग्जांपल भी देख लीजिए, यहाँ पे सन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि मनुष्य, यहाँ पे देखिए मेरा दीदी कॉमेंट्री में क्या बोला गया कि यहाँ पे 9.7 में प्रोजेनी में सन और डॉटर दोनों को लिया गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि प्रोजेनी ना खराब हो, इसलिए भी हमको वुमन को गाइड करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो गलत मार्ग में ना जाए, प्रोजेनी ना खराब हो, ठीक है। नो वुमन कैन फोर्स, नो मैन कैन गार्ड फोर्सिबली, देखिए कभी दे कैन हाउएवर बी गार्डेड बी टू दिस एक्सपेंडिशन। देखिए दिस वर्ड सर्व्स टू यूटिलाइज द एक्सपेंडिशन गोइंग टू बी डिस्क्राइब बाय, देखिए फोर्सिबली बाय शटिंग देम अप by force in harem or by banishing other men and so forth. They cannot be guarded, but they can be guarded by employees of expedition, employ making use of expedition means. ये तो आप ये साफ साफ देखिए कितना क्या, देखिए आप समझ रहे हैं ना मेन किस हम दिशा में जा रहे हैं, भाव आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिएगा इसका मतलब देखिए लोग किस प्रकार इतना भ्रमित करने का कोशिश करते हैं। इट सेज दैट वुमेन कैन नॉट बी ट्रूली बी कंट्रोल और प्रोटेक्टेड बाय फोर्स सच दैट लॉकिंग आइसोलेट कर दो, कीपिंग देम अवे फ्रॉम ऑल मैन। द एक्सटर्नल फोर्स अलोंग डज नॉट इंश्योर डिसिप्लिन और प्रोटेक्शन, बट दे कैन बी गाइडेड एक्सपेंडिशन, गाइडेंस, सुपरविजन, इन्फ्लुएंस, सोशल एंड मॉरल ट्रेनिंग,
द कंट्रोल शुड कम थ्रू इनडायरेक्ट मेथड्स, नॉट फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस. देखिए, the passage is saying forceful confinement is ineffective. Subtler methods like training, influence, supervision are more effective. ये साफ साफ, क्योंकि सॉवरेजेंटी, संप्रभुता 9.1 में मैंने साफ साफ दिखा दिया. नहीं, यू कैनॉट कंट्रोल पीपल बाय फोर्स, यू कैन ओनली इन्फ्लुएंस देम थ्रू मेथड ऑफ गाइडेंस. तो आप ये साफ साफ देख सकते हैं. आप सोचिए कि कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी होगा. बिल्कुल एक फ्लो में चल रहे हैं. साफ साफ बोल दिया गया कि उनको ऐसा नहीं कि शट कर दिया, आइसोलेट कर दिया हर मैन से, वो तो बांध के रख दिया. फिजिकली नहीं बोला गया कभी, फोर्सेबली नहीं. इंटरनल होना चाहिए. इंटरनली उनका कल्याण के बारे में सोचा गया है. ठीक है, ये भी वही बोला जा रहा है. माइंड के रेस्पेक्ट में, शरीर के लिए नहीं सोचा गया, माइंड के रेस्पेक्ट में सोचा गया है. आने वाले प्रोजेनी के लिए सोचा गया है. 9.11 शी शैल एम्प्लॉय हर इन एकोमुलेशन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वेल्थ. देखिए, अब यहाँ पे सब बताया जा रहा है कि घर गृहस्थी का सामान क्या क्या एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जा रहा है. ये सब काम दिया जा रहा है, एक वुमन को करना चाहिए. देखिए, एक्सपेंडिचर के बारे में बड़ा काम है. अब मैं और बताता हूँ आपको. देखिए, अ वुमन कन्फाइंड इन द हाउस under trusted servants are not well guided. Really well guided are those who guard themselves by themselves. Trusted, those who would act in right manner at the right moment, the person even on the alert, hence considered fit for being employed in a harem as chamberlains. Women are confined, not go out freely in the house, and such men are not really well guarded, but those are who guard themselves by themselves. And how are to guard themselves? Just employ. अभी आपको आगे समझ आ जाएगा. देखिए, 9.12 drinking, associating with weak person, separation from her husband, rambling, sleeping in residence at other house are 6 corrupts of women. देखिए, अब वो लोग ये सब वर्सेस दिखाते हैं. देखिए, रैम्बलिंग है. अब मैं आपको पुरुष का भी दिखाऊंगा. देखिए, रैम्बलिंग, ये एक्चुअली देखिए, रैम्बलिंग इन द मार्केट प्लेस ऑफ परचेसिंग दिस कंटामिनेट द माइंड. देखिए, करप्टर्स ऑफ द वुमेन को ऐसा नहीं समझा कि 6 करप्टर्स हैं. करप्टर्स मतलब, देखिए, दिस कंटामिनेट द माइंड ऑफ द वुमेन एंड दे लूज ऑल फियर ऑफ द फादर इन लॉ एंड अदर्स. ठीक है, तो ये सब है ऐसा कुछ कि जिसके वजह से वुमेन का माइंड कंटामिनेट हो जाता है. ये मेन के लिए भी ऐसा बहुत बार बोला गया. मैं दिखाऊंगा आपको आगे किसी अगले वीडियो में. आप पहले मैं मनुस्मृति का दिखा रहा हूँ कि अब जो लोग क्या कोट करते हैं. 9.14 दे केयर नॉट फॉर ब्यूटी, दे हैड नो रिगार्ड ऑफ एज, बी हैंडसम अगली, दे एन्जॉय द मैन सिंपली बिकॉज ही इज़ अ मेन. देखिए, अब समझिए, अब आप मेन समझिए. ऐसे ऐसे क्यों लिखा इतना अजीब तरीके से. हाउ कैन माई वाइफ डिज़ायर ऑफ एनी अदर मैन हैविंग मी, बिकॉज वुमेन डू नॉट टेक इन टू कंसिडर फैक्ट ऑफ बींग हैंडसम और ब्रेव, सिंपली बिकॉज ही हैपन्स टू बी मेल, दे हैव फ्री कोर्स हिम. ठीक है, ठीक है, ऐसा भी कुछ लिखा गया है. ऐसा ऐसा क्यों लिखा गया है. लीच, ऐसा क्यों लिखा गया है. लीच है, वो है. अभी मैं रामायण में से लिखा है कि नो लव एंड हेट्रेड, दे बिटेक देमसेल्व्स टू ऑल मैन, दे आर जस्ट क्रीपर्स. ऐसा बोला क्यों गया. सच में उनका अपमान करने के लिए बोला गया या विरक्ति के लिए बोला गया. देखिए, आपको आगे पता चलेगा. अब 9.15 जिसमें लोग आक्षेप लगाते हैं, केयरफुली गाइडेड, दे इंज्योर देयर हस्बैंड ऑन द अकाउंट. अब ये सब वर्ड्स दिखाते हैं वो. अब ये पढ़िएगा कि वुमेन लॉस देयर फर्मनेस ऑफ माइंड एंड दस अराइज इन देयर माइंड एज एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर मीटिंग देयर somehow or some other, followed by liquid exudation. This is what is mean for passion of means. आप ये पढ़िएगा. ठीक है, फिर ऐसे से बताया गया कि ऐसा बताया जा रहा है. ठीक है, ये अब सब डिफेक्ट्स बताया जा रहा है. अब देखिए, ऐसा क्यों बोला जा रहा है. फिर 9.16 में भी ऐसा बोला जा रहा है, डिपोजिशन वर बॉर्न इन दिस. ठीक है, अब आप फिर 9.17 देखिए, पढ़िए. ऐसा ऐसा है. ऐसा पुरुष के बारे में भी बोला गया है. मैं महाभारत से दिखाऊंगा कि देखिए, मैं उस पर देखिए, ये पढ़ लीजिए. ऐसा बोला गया है. ठीक है, नेचर अलॉटेड टू वुमेन है. द सेंस इज दैट जस्ट एज कैरेक्टर्स हियर सेट फोर्थ कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, सो बैड कैन ऑल्सो कैन नॉट बी डिसोसिएटेड. देखिए, और आप देखिए 9.18 दिखाते हैं. फॉर वुमेन देयर इज़ नो डीलिंग विद सैक्रेड टेक्स्ट. This is a rule of law. The fact is that being destitute of organs and devoid sacred women are false. ये लोग दिखाते हैं. मैं ये पढ़ता हूँ. Some people entertain the following notion: even though woman may mischief, she may, with the help of Vedic text, perform some rites in the shape of some expiatory rites, and thus become pure.
so that there cannot be much harm in their misbehaving. But this is not you. For a moment there is no dealing of sacred text, so that there can be no repeating of the text, which with the help of his own learning she might do wherever she transgressed, and thereby regain her purity. For this reason also they should be carefully guarded. This is the injection to which statement is present in declamatory supplement. Some people have held that the present verse contains absolutely prohibition of use of sacred text in connection with all kinds of rights of the woman, and holding this, they declared that whatever rites may be performed by someone for the sake of women, this is. In rites where women figure as performers, as in making offerings, in those where the object to be sanctified, as in tonsure ceremony, all those where they figure as recipients used in Shraddha offerings to them, had all this the use of sacred text being prohibited by the no Shraddha offered to the woman. But these people say what is not reasonable, because the present text referred to totally different matter and is purely hortatory supplement, and it still remains to be explained what there is in the text to indicate either injunction and prohibition regarding such rights and tonsure like other. As for inability of women to recite the explanatory text, this follows from the fact of their not learning the Vedas. आप ये देखिए कि तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं ये टॉपिक में नहीं आ रहा कि सच में इसका बोलने का ये मतलब है कि देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे बोला कि टोटली डिफरेंट मैटर एंड इज प्योरली हॉर्टेटोरी सप्लीमेंट। ठीक, मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन भी कर देना चाहता हूँ क्या है। क्या सच में उनको वेद पढ़ने से मना किया? कि देखिए मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि प्राचीन काल में 2 प्रकार की स्त्रियाँ होती थी, सद्योवती और ब्रह्मवादिनी स्त्री। ब्रह्मवादिनी स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार था, ब्रह्मचारिणी रूप में रहती थी वो। सद्योवती स्त्री शादी करती थी, अब वो नहीं वेद पढ़ते थे। लेकिन इसका मतलब नहीं कुछ स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ सकते, वो महाभारत पुराण पूरा पढ़ सकते हैं। आपको बताऊँगा, देखिए देखिए तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं इसका अब ऐसा क्यों बताया गया है तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी मेरा मेन है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वुमन आर फॉल्स, इस तरीके से क्यों बोला जा रहा है, डेस्टिट्यूट ऑफ ऑर्गन्स, ऐसे क्यों बोला जा रहा है। अभी आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा, ठीक है। हाँ, एक मिनट। तो आप एक मिनट देखिएगा। फिर so there are many texts sung in the Vedas in the view to indicate the true character of woman from among these. Listen to that text meditation. The author now puts in support of assertion that by the nature of woman as impure in the heart, the Vedic text and explanatory passage, the author, I have declared that Veda that women are false, the same fact। ऐसा से बातें क्यों लिखा गया मैं आपको बताता हूँ अभी। ऐसे से देखिए द टर्म, ये पढ़िएगा आप एक बार जो पढ़ना चाहते हैं। पेशेंस रखिए, मैं बोला पेशेंस रखिए बस, पेशेंस फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटेड द ट्रू कैरेक्टर मीन्स द परमानेंट फीचर ऑफ देयर नेचर, टेक्स्ट आर मीन टू एक्सपोज दिस कैरेक्टर दिस, ठीक है। अब अभी ये पढ़ते रहेगा, पेशेंस रखिएगा। जो मैं मेन चीज़ में आना चाह रहा हूँ मैं आता हूँ, पेशेंस रखिएगा।